नमस्कार। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय, आज आपसे क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर तरंग समीकरण की बात करेंगे। डी ब्रोगली के अनुसार पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है, तरंगीय प्रकृति व कणीय प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की गति को ऐसी समीकरण द्वारा दर्शाना संभव है जिसे तरंग समीकरण कहते हैं। श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली समीकरण का उपयोग करके, डी ब्रोगली समीकरण क्या है, H बराबर लैम्ब्डा बराबर H/P समीकरण का उपयोग करते हुए एक समीकरण दिया जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। अब बात करते जैसे ये कोई तनी, इसको अपन जो इलेक्ट्रॉन की गति को एक तने हुए तार में जो अप्रगामी तरंगे वो चल रही है, इस स्टेशनरी वेव्स, उसकी तरह मान सकते हैं। ये x डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो जो इसका जो v वेग से आगे बढ़ रही है और इसका एम्पलीट्यूड है, जो इसका आयाम है, वो किस किस का फंक्शन है, t और x का फंक्शन है। तो इसको तरंग गति समीकरण के अनुसार बता सकते हैं। जो द्वितीय कोटि की समीकरण है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/c स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। आयाम y किसका फंक्शन है, x और t का, तो इस समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो अप्रगामी तरंगों के लिए जो टाइम जो फंक्शन है y किसका फंक्शन है, t, तो ft बराबर है होता है a sin 2 न्यू t। न्यू क्या है, इसकी वाइब्रेशन आवृत्ति है, और t टाइम हो ही गया, और एक कांस्टेंट है। तो ये हमने बात की किसकी, अप्रगामी तरंग की बात की। समीकरण 2 में ft का मान रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर, यहाँ से ft का मान यहाँ पर रखने पर, तो y बराबर fx a sin 2 न्यू t, ये हमारे पास आया। समीकरण 4 का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर, किसका, इसका 4 का एक बार करेंगे तो a sin 2 न्यू t की जगह आ जाएगा -4 ये इसका निकल कर आएगा 2 बार अवकलन करने पर, -fx 4 स्क्वायर न्यू स्क्वायर a sin 2 न्यू टी। तो इसको fx को और a sin 2 न्यू टी क्या है, ft के बराबर है, तो यहाँ पर ft लिख देंगे। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 क्या था, y बराबर fx और ft था मल्टीप्लाई में, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर fx अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ft। तो समीकरण 5 व 6 से, 5 और 6 ये हैं, यहाँ से कौन सा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान ले जाके समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सा है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/c स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पर तो इसका मान रख देंगे और ये इसके बराबर है। तो आगे हम बात करते हैं, जो यहाँ पर 1 में रखने पर ये निकल कर आया, डेल स्क्वायर fx अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ft। अब ft से ft दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, डेल स्क्वायर fx अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर -4 स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर fx, ये हमारे सामने बचा। और हम जानते हैं आवर्ती फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, न्यू बराबर c अपॉन लेमड़ा, तो यहाँ पर न्यू स्क्वायर का मान रख देंगे, तो c स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, डेल स्क्वायर fx अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर -4 स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर fx, ये हमारे पास बचा। और ये किसके लिए तरंग समीकरण है, वह तरंग जो x डायरेक्शन में गति कर रही है। अगर ये माने कि इस समीकरण को त्रिविमीय तरंग समीकरण में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, x y z, तो ये क्या हो गया, f किसका फंक्शन है, x y और z, इसको हम वेव फंक्शन से दर्शा सकते हैं, साई x y z, ये इस रूप में दर्शा सकते हैं। अब बात करते हैं, तो इस समीकरण का क्या रूप हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर -4 स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर साई। ये अब इसमें क्या करेंगे, डी ब्रोगली समीकरण का उपयोग करते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या है हमारे पास, लेमड़ा बराबर h अपॉन पी,
और p क्या है, मोमेंटम है, संवेग, तो वो p बराबर क्या होता है, mc। m किसका है, कण का जो मास है, और c क्या होगी, वेलोसिटी होगी। h क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। तो लेमडा का मान अब जो यहाँ से आया, इसका मान कहाँ रखें, इस समीकरण 9 में रखने पर। तो हमारे पास समीकरण क्या निकल के आया, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाई साई, ये निकल कर हमारे पास आएगा। वी नो, हम जानते हैं कि जो कण की कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसी पार्टिकल की, जो मूविंग पार्टिकल की, 1/2 mc स्क्वायर होती है। तो ई जो टोटल एनर्जी हो गई, ई बराबर 1/2 mc स्क्वायर प्लस वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी है। तो वी को इधर ले जाएंगे तो ई माइनस वी बराबर क्या है, 1/2 mc स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो 2e माइनस वी अपॉन एम, ये हो गया सी स्क्वायर। हमारे पास सी स्क्वायर का मान आ गया, सी स्क्वायर का मान ले जाके समीकरण नंबर 10 में यहाँ पर रख देंगे। तो 10 में रखने पर क्या हो गया, इसका रूप डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर 2e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ नीचे m है, ये m है, तो m से m कट गया तो एक m बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो निकल के आया, इसका रूप बराबर -8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई। तो ये हमारे पास ये निकल कर आया, ये समीकरण। अब आगे देखें इस समीकरण का क्या रूप हो गया, उसको हम इस साइड में ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाई साई बराबर 0। ये हमारे पास जो 12 नंबर की इक्वेशन निकल कर आई, इसे क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। और ये किस पे इंडिपेंडेंट है, टाइम। तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको अलग कर लेंगे, ये कॉमन है, इसमें साई कॉमन है तीनों के अंदर, तो साई को बाहर ले लिया। तो जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं डेल, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई बराबर 0। इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। तो यह भी एक श्रोडिंगर इक्वेशन का यह एक रूप है। अब इसको देखो अलग रूप में और बदल सकते हैं, डेल स्क्वायर साई बराबर, इसको वापस इधर लेंगे तो -8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई, ये आ गया हमारे पास। तो माइनस एच स्क्वायर वापस इधर ले लेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई बराबर ई माइनस वी साई, ये निकल कर आया। अब जो ये वाला, जो इसको वापस इसको गुणा करके लिख लेंगे, विस्तार कर देंगे, ई साई माइनस वी साई। तो हमारे पास जो ये निकल कर आया, इस वी साई को भी इधर ले लिया तो एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई बराबर ई साई। तो साई यहाँ पर कॉमन है, तो साई कॉमन को अलग कर दिया तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी बराबर ई साई। इसको कंबाइंडली हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो ये जैसे एच साई बराबर ई साई, यह भी एक श्रोडिंगर इक्वेशन का रूप है। और एच जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको एच क्रॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2/2m डेल स्क्वायर, ये होता है इसमें, प्लस वी। तो एच क्रॉस बराबर होता है h/2 पाई होता है, ये हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो ये हमारे पास आया एच साई बराबर ई साई, जो समीकरण की बात करें ये आ गया। अब हम बात करते हैं तरंग फलन की भौतिक सार्थकता की बात करते हैं। तो अभी तक बात कर रहे थे हम श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो तरंग फलन की भौतिक सार्थकता की बात करें तो वेव फंक्शन होता क्या है, जो न्यूक्लियस के अराउंड जो त्रिविम में इलेक्ट्रॉन जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, उसे किससे दर्शाते हैं अपन, साई से दर्शाया जाता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो क्या कहलाती है, वेव फंक्शन कहलाती है। और जो इकाई आयतन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डेंसिटी बोलते हैं, जिसे साई स्क्वायर से दर्शाते हैं। तो ये हमारे न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने की संभावना है,
जहाँ पर इनको आगे ऑर्बिटल्स की बात करते हैं उस हिसाब से। तो किसी बिंदु पर, बिंदु ये पॉइंट है, मान लो यहाँ पॉइंट है कोई, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो P बराबर साई एक्स वाई जेड और साई स्टार एक्स वाई जेड। अगर साई स्टार डीटो क्या है, आयतन अवयव है, बराबर 1 है, तो इसको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बोलते हैं। और ये अगर मल्टीप्लाई करके ये 0 के बराबर है तो इसे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन बोलते हैं। साई एक काल्पनिक मान है, इसे वास्तविक बनाने हेतु इसे जटिल संयुग्मी साई स्टार से गुणा करते हैं। तो जो एक्सेप्टेबल वो है, एक्सेप्टेबल तरंग फलन वह होता है जो निम्न दशाओं को संतुष्ट करता है। कौन कौन सी दशाओं को? यह प्रत्येक बिंदु व सभी बिंदुओं पर एक मान वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ ये सिंगल वैल्यूड है, एक पॉइंट है ये साई का, तो यहाँ पर एक ही मान है। यहाँ देखो इसमें जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर साई के 3 मान हो गए, तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए? परिमित का मतलब फाइनाइट होना चाहिए, और यह सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए। साई क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है, और लेकिन साई स्क्वायर क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। तो आज हमने इसमें जो आज डिस्कस किया है, हमने श्रोडिंगर समीकरण का डेरिवेशन कैसे किया जाता है, और जो वेव फंक्शन है उसकी भौतिक सार्थकता, इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में बात की है। धन्यवाद।